वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फिजिक्स क्लास 10 का मॉडल पेपर, जो आपका है ना एग्ज़ाम होने वाला है 2-3 दिनों में। हम है ना इसको पूरा है ना डिटेल में आज सॉल्व करेंगे, ताकि आपको है ना टेंशन ना हो पेपर के वक्त। क्योंकि अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो समझे आपने है ना आधा एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझे ये है ना ऐसा होता है। ठीक है, ये शुरू करने से पहले मॉडल पेपर सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे है ना वर्जन नंबर, रोल नंबर आपने लिखने हैं जो भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और लेट्स से अगर आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा 2, फिर आपने वही नंबर यहाँ पे कलर ऐसे ही। ठीक है, सबसे पहले तो ये। दूसरा, यहाँ पे आंसर शीट नंबर आपको दी जाएगी। ठीक है, वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे 27 है, कुछ भी हो गया, आपको जो नंबर मिले। और यहाँ पे आपने है ना सिग्नेचर अपना कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने साइन कर दी यहाँ पे। यहाँ पे है ना आपके फिर नीचे इन्विजिलेटर भाई साहब सॉल्व करेंगे, या इन्विजिलेटर बहन जी। ठीक है, फिर फिजिक्स क्लास 10 में सबसे पहले सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक भी सवाल आप छोड़ नहीं सकते। और दूसरा, लेड की पेंसिल तो प्लीज़ यूज़ ना कीजिएगा। ठीक है, और आंसर है ना मैं बोलूँगा कि आखिर में आप है ना देखिए 15 मिनट होते हैं। ठीक है, 15 मिनट में से है ना आप हर एमसीक्यू को 1-1 मिनट दे दें। आखिर में जब 3 मिनट बचे ना, आखिर के 3 मिनट है ना आप है ना वो आंसर्स लिखने में करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शुरू के 12 मिनट अगर मैंने देखा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे आंसर है ना सही लगा ए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सर्कल कर लूँगा। लेकिन जो मेरी बबल शीट होगी ना, वो है ना मैं आखिरी के 3 मिनट में करूँगा। शुरू के 12 मिनट क्या करूँगा, 12 मिनट शुरू के मैं है ना सर्कल यहाँ पे करने लगूँगा। फिर जब मेरी बबल शीट होगी, बबल शीट को है ना आखिर के 3 मिनट में मैं वहाँ पे है ना शेडिंग करूँगा, ऐसे ए बी जो भी आप चूज़ करो। ठीक है, ये है ना मैं आपको टिप बोलूँगा कि आप है ना ये ज़रूर है ना यूज़ करें। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना डिलीटिंग स्लैश ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने गलती कर ली, शुरू में आपने देखा अच्छा नहीं इसका आंसर है ना मुझे ए लग रहा है, लेकिन बाद में आप देखते अच्छा नहीं यार बी लग रहा है, तो आप इन्हें चेंज कर सकते हो। वो चेंजिंग है ना आपके यहाँ पे लागू करती है। यहाँ पे आप कुछ भी गन कर लो, मसला नहीं। बबल शीट है ना आपकी जो आखिर में जाएगी, उसमें गंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो है ना साफ सुथरी सी होनी चाहिए। तो अब है ना हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में यार यहाँ पे लिखा हुआ है इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम क्या स्पीड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ठीक है, अब सबसे पहले वैक्यूम। वैक्यूम क्या है यार, वैक्यूम आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, ना कोई हवा है, ना कोई सॉलिड है, ना कोई पानी लिक्विड, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी कौन सी होती है, वो वाली जो जैसे आपकी हो गई इंफ्रारेड वेव्स, हो गई कलर वेव्स, हो गई आपकी गामा एक्सरेस, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो वेव्स हैं, इनका वैक्यूम में सेम क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना वो होगा स्पीड, ऑप्शन नंबर ए। स्पीड क्यों होगा, स्पीड इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे है ना ना कोई हवा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसकी वजह से ना स्पीड वहाँ पे सेम होगी। और वो कौन सी कितनी स्पीड होगी, वो होगी आपकी 3 टाइम्स 10⁻8। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं वो गलत क्यों है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का कोई है ना ताल्लुक नहीं है। एम्पलीट्यूड है ना वो तो बिल्कुल ही गलत है। वो तो किसी कभी कभी कितना हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में आप रिलीज करते हो। फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे कभी सेम नहीं होंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स। एक कोई सर्टन की बात कर लें, चल इंफ्रारेड हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उनकी कभी सेम नहीं होगी। जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं या इंफ्रारेड होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम और बड़ी होती है वेवलेंथ। लेकिन जब आप गामा और एक्सरेज की तरफ जाते हैं, वहाँ पे उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। उल्टा होता है वहाँ पे। और अगर आपको ये याद नहीं रहता तो है ना ये है ना मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ये डायग्राम है ना बहुत काम की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्यों, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा रेडियो वेव्स लेफ्ट से शुरू हो रही हैं, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। रेडिएशन वेव की लेंथ देखें, वेवलेंथ यहाँ पे देखें बड़ी है। ठीक है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे जाते हैं ऐसे वेवलेंथ छोटी छोटी होती जा रही है। वेवलेंथ क्या होती है, एक पीक से आप दूसरी पीक में गए। यहाँ पे है ना देखेंगे ये एक पीक और इस पीक में बहुत रफ सा फर्क है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे 10⁻8
कि जितनी है ना बड़ी आपकी वेवलेंथ यहाँ पे है ना उसकी स्केल होती है, यहाँ पे आते हैं 10⁻⁻80 बिल्डिंग्स है एटॉमिक न्यूक्लियर। तो इसे देख के आपको ये तो पता चल रहा है वेवलेंथ नंबर 1। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्ट पता चल रही है। कैसे पता चल रही है? जो हमें पता ही यार वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत काम का है और उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जब हम जो स्पीड है उसका फॉर्मूला भी क्या है, वो भी है ना कनेक्टेड है। जो हमारी स्पीड है वो किसके बराबर है? एफ लैम्डा के बराबर, जिसकी वजह से हमारे पास 3 टाइम्स 10⁻8 आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ना वो होगा हमारा ए, स्पीड। ठीक है, बाकी चीज़ आपके आंसर डाल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज, ये तो अभी हमने लिखी थी, जो अभी मैंने चीज़ यहाँ पे रिमूव की। सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सी क्या है यार? आपकी है ना स्पीड हो गई, किसकी? लाइट की हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हो गई, 3 टाइम्स 10⁻8। फिर फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारी वेव की और साथ में लैम्डा वेवलेंथ उस वेव की। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? इस इक्वेशन को एक नाम दिया जाता है, वो है वेव इक्वेशन। ये आपकी वेव की इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए है ना आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है देखिए उसकी वजह से है ना सिर्फ 2 सवाल तो आपके यहीं पे हो गए। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ अ वेव इज साउंड? अब साउंड की है ना टाइप पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे हम जब ऑप्शंस पढ़ते हैं कि क्या ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा है ट्रांसवर्स और चौथा है मैग्नेटिक। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली आंसर याद है सही है, लेकिन जिसको नहीं पता सबसे पहले तो आप यहाँ से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल तो हटा ही नहीं है भाई। साउंड जो आपकी आवाज़ होती है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कोई बात नहीं है। फिर आगे हमारी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, इसमें जो हमारा आंसर है ना वो ट्रांसवर्स नहीं है, वो हमारा है लॉन्गिट्यूडनल। तो आंसर हमारा बी है। क्यों? ट्रांसवर्स वेव है ना उनकी है ना जो शेप होती है वो समझा ऐसे ही होगी, और लॉन्गिट्यूडनल जो क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे, लेकिन जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वो है ना पैरेलल होती है। ठीक है, वो ऐसे ही होती है और साउंड है ना ऐसे ही ट्रैवल करता है। इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है? बी, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये है ना डायग्राम मैंने यहाँ पे हटा दी और इसलिए ना 3 का आंसर बी हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द रे विल, ये आपको है ना आंसर डायरेक्टली याद होना चाहिए, लेकिन याद नहीं है इसलिए नहीं, अभी बता देते हैं। बी, रिफ्लेक्ट ओनली। क्यों? क्योंकि यार जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है आपकी तो क्या होता है? सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है सिर्फ वही होती है बी। ठीक है, तो उसकी जो डायग्राम होती है वो है ना लगभग ऐसे यूँ होती है, ये आपकी रह गई, फिर ऐसे यूँ पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना रिफ्रैक्ट होगी ना ऐसे पार्शली, नहीं डायफ्रैक्शन नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्ट ओनली होगी। इसलिए जो इसका आंसर है ना, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ई। आपको भी एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स लेने, फुल बिल्कुल। तो जी ये एमसीक्यूज के हमने टेस्ट बनाए हुए हैं, हर चैप्टर के हर बुक के टोटल 150 प्लस टेस्ट है, 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 1300 प्लस 1400 प्लस एमसीक्यूज हैं। जिसकी आप तैयारी करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आने हैं। ये आप ले कैसे सकते हैं शीट को? हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन करेंगे, 1-2 दिन में आपको हर दूसरे दिन ये शीट की लिंक आ रही होगी। पेपर के अंदर एमसीक्यूज नहीं होते, बाकी पार्ट भी होता है जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, राइटिंग वाला पार्ट। अगर आपको उसके अंदर भी टॉप करना है, उसके अंदर भी फुल मार्क्स चाहिए कि आपकी 95% 94% का रिजल्ट बने, आप खाली वो करें वही के वही सवाल रिपीट हो, तो ये हम हमारे बैच वाले बच्चों को देते हैं। ये वाले ग्रैंड टेस्ट, ये स्पेशल ग्रैंड टेस्ट है जो कि हर टीचर की एक एक को बनाने में, एक चैप्टर को बनाने में 8-8 घंटे की मेहनत है एक एक टीचर की, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये बेस वाले बच्चों के लिए हैं हमारे, लेकिन आप फ्री वाले जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ज्वाइन करें और आप भी एमसीक्यूज के अंदर 90% से अब मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे बैच वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 287 प्लस बच्चे 90% से अबव सिक्योर किया है, सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के जो ग्रैंड टेस्ट थे और जो नोट्स हमने दिए थे उनको हमारे प्रीमियम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इंक्रीजेस, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका क्या होगा? तो देखिए
कूलम्स लॉ है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, एफ जो हमारी फोर्स है, कौन सी फोर्स, हमारी एफ ए अट्रैक्शन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, Q1 मतलब चार्ज ऑफ एक आपका चार्ज, दूसरा चार्ज 2, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिलेशन होता है। अगर आप इक्वेशन लिख ले, सो एफ इज इक्वल टू, ठीक है, के Q1 मतलब जो आपका एक जो बॉल है, या जो आप है ना उसको चार्ज कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या जो भी, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसमें क्या है कि यार अच्छा डिस्टेंस बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यार ज़्यादा दूर आप करोगे तो है ना उसके ऊपर फोर्स है ना कम लगेगी, उसकी वजह से। और है ना अगर आपको डायरेक्टली याद है, या फिर आप इसको भी देख लें, यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे जो डिस्टेंस और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो इसका जो आंसर है वो हो गया विल बी डिक्रीज डी। ठीक है, 5 का आंसर डी हो गया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हेन वी अप्लाई मोर वोल्टेज टू एन ओमिक कंडक्टर, ठीक है, वी गेट क्या, मोर रेजिस्टेंस, मोर फ्लो ऑफ करंट, सी डिक्रीज इन पावर, या फिर डी लेस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो हमारा जो ओमिक कंडक्टर है वो क्या फॉलो करता है, हमारा ओम्स लॉ करता है। ठीक है, ओम्स लॉ हमारा क्या है, ओम्स लॉ हमारा ये है कि आर जो हमारा है वो किसके बराबर है, वी अपॉन आई के बराबर। और इसके थ्रू क्या होता है कि यार अच्छा यहाँ पे हम कह रहे हैं, पहले हम वी आई आर भी लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लिया हमने रीसॉर्ट करके। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक जो आपका रेजिस्टर है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस है ना कांस्टेंट रहती है। ठीक है, रेजिस्टेंस उसकी है ना क्या होती है, आर कांस्टेंट होती है, लेट्स से 10 ओम्स हो गई। इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि आप है ना वोल्टेज बढ़ा लो। अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, ठीक है, लेट्स से पहले आप 5 वोल्ट दे रहे थे, अब है ना आपने बोला नहीं मैं है ना बढ़ा लेता हूँ 10 वोल्ट कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, क्या बढ़ना चाहिए, ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो आंसर है ना वो होना चाहिए मोर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा बी। कैसे होगा, एक तो ये हमें पता चल गया ओम, एक तो ओम्स लॉ हमारा है ना V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जब आप V इज इक्वल टू आई आर देखते हैं, आपने वोल्टेज बढ़ाया, आपको पता है यार आर हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो बढ़ नहीं सकता, बचा क्या, करंट, तो करंट ही आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, मोर रेजिस्टेंस, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, हमें पता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये हमने है ना रेजिस्टर में फिल दिया। ठीक है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सी डिक्रीज इन पावर, नहीं गलत है, पावर बढ़ेगी क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई। जब आप वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ाओगे तो पावर बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और लेस फ्लो ऑफ करंट, ये तो गलत है, ये तो अभी हमने देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका जो फाइनल आंसर है वो हो गया हमारा वी, कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे ओमिक कंडक्टर में। यहाँ पे है ना ओमिक कंडक्टर है, कोई और कंडक्टर होता तो नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि ओमिक कंडक्टर की बात की जा रही है तो यहाँ पे मोर फ्लो ऑफ करंट होगा आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारे इस साल की आखिरी बैच का आगाज होने जा रहा है, जो कि मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, ग्रेड 9 और 10 के, और उसके बाद जो क्लास 11 के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए फ्रॉम ज़ीरो आपकी ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले आपको एनरोल करवाना होगा 28 सितंबर 2025 तक, ये लास्ट डेट है हमारी। अच्छा जी, इसकी फ़ी आपको पता है कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर महीना एक सब्जेक्ट, यानी 300 रुपये पर महीना सब्जेक्ट आप पे करें। आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स होगी, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं हमारी एकेडमी के, जिनकी टॉप परसेंटेजेस आ रही होती हैं 505 मार्क्स, 499 मार्क्स एंड 509 मार्क्स, ये जो टॉप बच्चे होते हैं इनके नोट्स और साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी, टीचर सपोर्ट, कोई सवाल है, डाउट क्लासेस हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाता है, बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पर महीना एक सब्जेक्ट। तो अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इस चीज़ की, ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सर हमें आपकी बैच ज्वाइन करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 की, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है।
आप हमें पेमेंट का मेथड बता दें। ये सारी डिटेल्स, पेमेंट कहाँ पर भेजनी है, रिसिप्ट आपको शेयर करनी है, आगे क्या प्रोसेस है, छोटा सा कुछ नहीं करना, खाली ये मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और बेस के अंदर ऐड करेगी। अटेम्प्ट करें, आप ग्रैंड टेस्ट दें जहाँ से 80% पेपर मिलता है, गेस्ट पेपर, आपके एग्जाम के अंदर सारे मार्क्स। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, अगर आपकी 83% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको 100% फ़ी रिफंड कर दी जाएगी आखिर में जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमारी एक लगी हुई है इतने सालों की मेहनत, जहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, जो कि बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड यू कैन ज्वाइन दिस। और अगर नहीं आते आपके मार्क्स, हम आपको पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ क्या। अब ये है ना इसका डायरेक्ट, ये बहुत ही हलवा मतलब फ्री है ना, एक मार्क है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे, ये जिसको डेफिनेशन याद भी नहीं है, इतना मैं बता दूं यार कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिज्म और फिर इलेक्ट्रो, मतलब मैग्नेट और इलेक्ट्रिक को है ना साथ में कंबाइन करके चांस होना चाहिए। तो इसकी वजह से फ्लो ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो साइड ही हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पे देखिए मैग्नेट और करंट दोनों लिखे हुए, उसकी वजह से इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, जिसमें आप है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हो, ठीक है। मैग्नेट्स और करंट के बीच में क्या कनेक्शन होते हैं और ये सब होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे लॉजिक गेट्स दिए गए, वो किधर यूज होते हैं। इसका जो आंसर है वो हमारा बी, डीसी सर्किट्स। कैसे डीसी सर्किट्स या लॉजिक गेट्स में आपके है ना कौन से होते हैं, यहाँ पे आपका एक तो नॉट गेट हो गया, आपके एंड गेट होते हैं, फिर आपके और गेट होते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा कॉम्बिनेशंस बना लो, नैंड बना लो और नॉर बना लो, फिर आप एक सॉर गेट भी बना सकते हो। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये आपके सर्किट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। जब आपने सर्किट्स में पढ़ा हुआ है ना, एक तो आपने सीरीज पढ़ा हुआ है, सीरीज ट्रांसमिशन सीरीज, और दूसरा पैरेलल, ठीक है। सीरीज और पैरेलल ये कैसे होते हैं, सीरीज आपका होता है जब एंड गेट लगता है, और पैरेलल कब होता है, जब आपका और गेट लगता है, ठीक है। ये एंड गेट के लिए होता है और ये और गेट के लिए। ये मैंने आपको है ना थोड़ी सी यूजेस बता दी कि अच्छा सर्किट्स में लॉजिक गेट कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेन जो है ना इनका यूज है वो क्या हो गया, आपके डीसी सर्किट्स हो गए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। ये कंटिन्यूअस, ये मेन है बिटवीन किसके यार, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ। मतलब हम है ना अर्थ पे हैं, ठीक है, जमीन पे बैठे हुए हैं, सैटेलाइट आपकी है ना स्पेस में, जहाँ पे आपका चांद है ना, ठीक है, वैसे ही है ना समझे चांद है ना स्पेस में ना आपका सैटेलाइट है, वहाँ पे ना घूम फिर रहा है। अब है ना हमें कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे कौन सी यूज करेंगे। इसका जो आंसर है ना वो है हमारा आंसर ए। क्यों, क्योंकि हमें ऐसी चाहिए, देखें सैटेलाइट और अर्थ, ठीक है, मतलब ये है ना यहाँ पे आपका अर्थ आ गया और ये है ना आपकी सैटेलाइट यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत बड़ा है, उसकी वजह से हमें एक ऐसी वेवलेंथ चाहिए, हमें एक ऐसी वेव चाहिए जिसका जो लैम्डा मतलब वेवलेंथ है वो बहुत ही बड़ा हो, सबसे बड़ा उसका होना चाहिए। तो एक तो माइक्रोवेव उसका सबसे बड़ा है, रेडियो वेव का छोटा होता है, माइक्रोवेव्स की है ना वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। साउंड वेव्स और एनी लाइट वेव में हम एनी लाइट कोई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ हमें है ना सबसे बड़ी चाहिए, और उसकी वजह से ना वो किसका है, हमारा सिर्फ माइक्रोवेव्स का होता है। माइक्रोवेव की वजह से है ना, ये माइक्रोवेव्स वही हैं जो आपकी माइक्रोवेव पे यूज होती हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर है ना वो होगा हमारा माइक्रोवेव्स, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अब इसका जो आंसर है ये बहुत सिंपल है, गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल्स होती है भाई, कोई सी भी चीज़ को है ना उसके थ्रू चली जाती है चीड़ के, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि अल्फा, ठीक है, उसकी सबसे लोएस्ट होती है, फिर उसके बाद आता है आपका, एक मिनट ये आर उल्टा बन गया, फिर उसके बाद आता है आपका बेटा, उसकी फिर सेकंड ग्रेटेस्ट होती है, और सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, गामा की होती है, ठीक है। ये आपने ना पढ़ा हुआ है आपके इसे न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो गया, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को है ना ऑलमोस्ट गो थ्रू कर लेती है, पेनिट्रेटिंग पावर उसकी है ना हाईएस्ट। फिर आता है व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ अक्रॉस 6 वोल्ट
ओम रेजिस्टर, ठीक है, 6 ओम रेजिस्टर व्हेन 3 एम्पियर करंट पासिस थ्रू इट। ये तो बहुत सिंपल है यार, हमने फॉर्मूला अभी अभी तो देखा था, V इज इक्वल टू आई आर, और हमें पता है करंट कितना है 3 और रेजिस्टेंस कितनी है 6। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ गया 12 वोल्ट, और वो हमारा ऑप्शन ये रहा सी यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आखिरी हमारा जो सेक्शन ए का है। यहाँ पे क्या है, इफ द टर्न रेशियो ऑफ अ सेटअप ट्रांसफॉर्मर इज 10 इट मीन्स क्या। तो देखें ये है ना बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, ये है ना हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर से आता है, उसमें ना आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। टर्न रेशियो हमारा जो है, टर्न रेशियो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी NS डिवाइड बाय NV, ठीक है, ये है। लेकिन अगर करंट की बात आती है तो करंट में ना उल्टा हो जाएगा, उसमें P ऊपर आएगा, प्राइमरी ऊपर और सेकेंडरी नीचे, ठीक है, IS I, ठीक है, IP IS और NS NV, ठीक है, ये है ना, P इसमें करंट में ऊपर होगा लेकिन S ऊपर होगा टर्न्स में, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमें है ना ढूंढना है कि कौन से सही है। देखिए टर्न रेशियो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्न रेशियो की जगह यहाँ पे लिख लेंगे, ये यहाँ पे मैंने एक 10 लिख लिया इसके लिए और 10 इसके लिए भी लिख लिया। और हमें है ना देखना है अच्छा ये किससे मिलता जुलता है। यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की गई है, अगर आप देखें तो NS और NP, ठीक है, मैं NP को इस साइड पे लेके गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा 10 NP, ठीक है, NS 10 MP, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, इससे बिल्कुल मैच करता है। तो इसलिए मेरा जो आंसर है वो है सी, इसका 12 का आंसर सी है। यहाँ पे IS 10P ये गलत है, ये IP इज इक्वल टू 10 IS होना चाहिए, इसलिए ये तो हमारा गलत है। NS और NP डिवाइड बाय 10 नहीं, गलत है, 10 टाइम्स NP होना चाहिए। और V वाई वोल्टेज को तो साइड बाई कर दो, वोल्टेज अगर आपको करना है तो वो N की तरह है ना, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी। तो देखिए मसला बताऊं कहाँ आता है, मसला इस जगह पर आता है कि जब हमारा जो स्टूडेंट है वो देने जाता है एग्जाम, तो उसे यही नहीं पता होता एग्जाम लिखते कैसे हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उसको चीज़ें आ रही होती है, लेकिन उन्हें अल्फाजों में बयां कैसे करें वो तो पता ही नहीं है। अंग्रेजी अगर आप देखें माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी होती है कि शेक्सपियर खुद रोने पर आ जाता है। अब देखो जी, हमारे पास हमारी बैच के अंदर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, ये देख रहे हैं, ये नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एक एक सवाल को लिखने का जवाब सिखाया जाता है फ्रॉम बेसिक, जीरो से लेकर कि आप लिखें कैसे कि जो एग्जामिनर है आपके फुल बाय फुल मार्क्स दे आपके। ये जो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी है ये हमारे बैच वाले बच्चों के लिए है। सो देखिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं, और जिसके अंदर आप भी इसी तरीके की एग्जाम राइटिंग सीख सकते हैं। तो अभी आएँ और अभी एनरोल करें।